नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आप जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के इलेक्शन के नतीजों पर है। हर कोई जानना चाहता है कि दुनिया की सुपर पावर की कमान किसके हाथ में होगी। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, उन पर जनता भरोसा करेगी, या फिर जो बाइडेन उनको मौका देगी। मैं आपको बता दूं, सवाल का जवाब मिलने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि वोटों की गिनती चल रही है। इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे गिनती रोक दी गई थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में आधी रात से ज्यादा का वक्त हो गया था। अब से थोड़ी देर पहले हमारे टाइम के मुताबिक रात 8 बजे दोबारा वोटों की गिनती शुरू हुई है। ज्यादातर राज्यों के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति कौन होगा इसका फैसला होने में काफी वक्त लगेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका में फिलहाल चल क्या रहा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होता है, देर क्यों लग रही है, पेच कहां फंस रहा है, कंफ्यूजन क्यों है और अमेरिका के लोग डरे हुए क्यों हैं। इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको आज की बात में दूंगा। लेकिन पहले आज हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज सुबह मुंबई में रायगढ़ से आई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार किया। अर्नब का दावा है कि पुलिस ने बदले की भावना से कार्रवाई की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की। पिछले कई दिन से मुंबई पुलिस और अर्नब गोस्वामी के बीच टीआरपी केस को लेकर टकराव चल रहा था। इसके काफी चर्चा भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जिस केस में उन्हें अरेस्ट किया गया, उसका इस टीआरपी केस से कोई संबंध नहीं है। मैंने डिटेल्स पता की। आज का केस अबेटमेंट टू सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है। यह केस है मई 2018 का, जब अलीबाग में 53 साल के एक आर्किटेक्ट और उनकी मां ने सुसाइड कर लिया था। पुलिस का दावा है कि अन्य विधायक और उनकी मां कुमुद नायक, इन्होंने सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा। एफआईआर के मुताबिक सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों ने उनके 5 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान भुगतान नहीं किया और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। 2019 में पुलिस ने यह केस बंद कर दिया, लेकिन इस साल खुदकुशी करने वाले आर्किटेक्ट की बेटी ने कहा उन्हें न्याय नहीं मिला और इस केस को रीओपन करने की मांग की। सरकार का दावा है कि उन्होंने अदालत की परमिशन लेकर इस केस को रीओपन किया। पुलिस का यह भी कहना है कि क्योंकि सुसाइड नोट में अर्नब का नाम है, इसलिए उन पर 2 लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने का अबेटमेंट टू सुसाइड का केस दर्ज किया गया। यह केस 3 लोगों के खिलाफ है। अर्नब का दावा है कि महाराष्ट्र की सरकार उनसे बदला लेना चाहती है, क्योंकि वो उसकी आलोचना कर रहे थे। अर्नब को आज जब कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने अदालत से शिकायत की कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें उन्हें चोट लगी। कोर्ट ने अर्नब का मेडिकल कराया। अब पुलिस का यह कहना है कि मेडिकल में किसी तरह के असॉल्ट की, किसी तरह की मारपीट की बात सामने नहीं आई। पुलिस ने आज कोर्ट से पूछताछ के लिए 14 दिन का रिमांड मांगा है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आज जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस को अरेस्ट करते समय मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता कि मीडिया कानून से ऊपर है, मीडिया वालों पर केस नहीं हो सकते। मैं ये भी मानता हूं कि जिस आर्किटेक्ट ने सुसाइड किया, उसकी बेटी की गुहार सुनी जानी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इस वजह से किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। किसी संपादक पर, किसी पत्रकार पर सिर्फ इसलिए केस नहीं बनाया जाना चाहिए कि कोई सरकार उनके काम से नाराज है। मैं तो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि जांच के दौरान किसी तरह की ज्यादती ना हो, इसका ध्यान रखा जाए और वो ये सुनिश्चित करें कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई ना हो। आइए अब बात कर लेते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की गिनती चल रही है। एक तरफ हार जीत के दावे हो रहे हैं, दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस जैसे बड़े बड़े शहरों में जबरदस्त लाइटिंग की गई है। जश्न की तैयारियां हैं।
ट्रंप और बाइडेन दोनों अपने अपने सपोर्टर्स को यकीन दिला रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी, जश्न के लिए तैयार रहे। हालांकि जो बाइडेन फाइनल फिगर का इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन जब ट्रंप को शुरुआती बढ़त मिली तो उन्होंने बिना देर किए रात के 2 बजे ऐलान कर दिया उनकी जीत निश्चित है, वो जीत गए हैं और जल्दी देश को संबोधित करेंगे। इसके बाद जीत की पार्टी होगी, जश्न होगा। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन ने लीड लेनी शुरू की तो ट्रंप अपने स्वभाव के मुताबिक परेशान हो गए और उन्होंने फैसला आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह दी। अब से थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, पता नहीं कहां से कबाड़ में पड़े बैलेट लेकर आ गए, अब उनकी गिनती हो रही है। ट्रंप ने लिखा, ये लोग मेरी लीड चुरा रहे हैं। इससे पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही थी। ट्रंप की टेंशन की वजह यह है कि अब तक जो काउंटिंग हुई है उसमें जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। अमेरिका में 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। जीत के लिए 270 वोट हासिल करने जरूरी होते हैं। अब तक 451 इलेक्टोरल कॉलेज वोट का फैसला हो चुका है। 238 वोट बाइडेन को मिले हैं, जबकि ट्रंप के खाते में 213 वोट आए हैं। हालांकि जिन 87 वोटों पर फैसला होना है, जिन स्टेट्स की गिनती अभी होनी बाकी है, उनमें पिछली बार ट्रंप जीते थे, इसलिए ट्रंप को अपनी जीत का पूरा यकीन है। पिछले रिकॉर्ड के आधार पर इन 87 सीटों में से ज्यादातर ट्रंप के पास जा सकती हैं। मैं आपको अमेरिका के उन 12 स्विंग स्टेट्स के बारे में भी बताऊंगा जो राष्ट्रपति की किस्मत का फैसला करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनवा देता हूं, जिसमें वो अपने विरोधियों पर अमेरिका की जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। A very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people, and we won't stand for it. We will not stand for it. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win it. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this. And as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you. हैरत की बात यह है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की आलोचना भी की थी। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में मेल इन बैलेट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ट्वीट किया था। उनके इस ट्वीट को ट्विटर ने सेंसर कर दिया। ट्रंप ने कहा था कि पेंसिल्वेनिया में वोटिंग को लेकर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत खतरनाक है। इसकी वजह से चीटिंग बढ़ेगी और कानूनी प्रक्रिया की अहमियत घट जाएगी। इसकी वजह से सड़कों पर हिंसा भी हो सकती है, इसलिए इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। असल में इस बार कोरोना की वजह से बड़ी तादाद में पोस्टल बैलेट और मेल इन बैलेट के जरिए भी वोटिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंसिल्वेनिया को इस बात की इजाजत दे दी कि मेल इन बैलेट की गिनती 3 दिन तक भी की जा सकती है। इसी को लेकर ट्रंप ने ट्वीट किया, नाराजगी जताई। प्रेसिडेंट ट्रंप के इस ट्वीट को ट्विटर ने डिस्प्यूटेड और मिसलीडिंग, यानी विवादित और गुमराह करने वाला बताया। ट्रंप ने जब इसे फेसबुक पर पोस्ट किया तो फेसबुक ने भी इसके साथ कमेंट किया। फेसबुक ने लिखा, अमेरिका के मेल इन के जरिए वोटिंग प्रोसेस भरोसे लायक है। ऐसा बहुत कम हुआ है जब इस प्रोसेस में धोखा हुआ। मैं आपको बता दूं कि आखिर ट्रंप पोस्टल बैलेट और मेल इन बैलेट से परेशान क्यों हैं। ट्रंप को लगता है कि जिन अमेरिकी लोगों ने पोस्टल बैलेट या मेल इन बैलेट के जरिए वोट दिया है, उनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो कोरोना के कारण ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से, इसकी मैनेजमेंट से नाराज हैं, जो लोग कोरोना से डर रहे हैं। इसलिए ऐसे ज्यादातर लोगों का वोट ट्रंप के खिलाफ होगा।
ऐसी वोटों की गिनती को जितना ज्यादा वक्त दिया जाए, उससे जो बाइडेन को उतना ही फायदा होगा। इसीलिए ट्रंप पोस्टल बैलेट और मेल इन बैलेट का विरोध कर रहे हैं। असल में अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आसानी से समझ में नहीं आता। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं आसान शब्दों में। अमेरिका का चुनाव कैसे होता है? अमेरिका में चुनाव का तरीका हमारे देश के चुनाव से थोड़ा अलग है। अमेरिका में लोग सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं, डायरेक्ट वोटिंग होती है। लेकिन अमेरिका के 50 राज्यों में सभी की सीटों की संख्या तय है। जैसे हमारे यहाँ एक राज्य में एमपीज की संख्या, लोकसभा के एमपी की संख्या तय है, वैसे ही अमेरिका में तय है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ लोग एमपी चुनते हैं और फिर वो एमपीज प्रधानमंत्री चुनते हैं, अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में पूरे राज्य में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम पर वोट डाले जाते हैं। जिसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ते हैं उसे उस राज्य की सभी सीटें मिल जाती हैं, यानी सभी इलेक्टोरल कॉलेज के वोट उसके माने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर चुनाव हुआ। बीजेपी को 72 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 5 मिली। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होगा। जैसे फ्लोरिडा में इलेक्टोरल कॉलेज में 29 वोट हैं। अगर फ्लोरिडा में ट्रंप के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े तो फ्लोरिडा के 29 के 29 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट रिपब्लिकन पार्टी को मिल जाएंगे, यानी ट्रंप के खाते में जाएंगे। इसलिए थोड़े बहुत अंतर से पूरे राज्य के इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों का फैसला हो जाता है। कुछ राज्य तो ऐसे जिनके बारे में पहले से तय होता है कि वहां कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, एक इतिहास है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें स्विंग स्टेट कहते हैं, जहां जनता का मूड बदलता रहता है, और इस बार ऐसे स्विंग स्टेट की संख्या 12 है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो 12 स्विंग स्टेट्स हैं, उनमें से ज्यादातर में ट्रंप आगे हैं। 4 साल पहले यानी 2016 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो इन 12 स्विंग स्टेट्स में से 10 में उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार भी इन 12 में से 8 में ट्रंप या तो जीत चुके हैं या फिर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। फ्लोरिडा एक बड़ा स्टेट है, यहां ट्रंप जीत चुके हैं। फ्लोरिडा में 29 इलेक्टोरल कॉलेज हैं और अमेरिका में माना जाता है कि जिसने फ्लोरिडा जीत लिया उसका प्रेसिडेंट बनना तय है। इसके अलावा टेक्सास, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, नवाडा और जॉर्जिया में भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। जबकि एरिजोना, मिनेसोटा, वर्जीनिया और कोलोराडो में बाइडेन ने जीत हासिल की है। जिन 12 स्विंग स्टेट्स के आंकड़े हमने आपको दिखाए उससे साफ है कि ज्यादातर बड़े स्टेट्स में ट्रंप आगे हैं। बड़े स्टेट मतलब वो राज्य जहां इलेक्टोरल कॉलेज के वोट ज्यादा हैं, जबकि जो बाइडेन उन राज्यों में जीत रहे हैं जहां वोट कम है। यानी अभी भले ही ट्रंप 25 वोटों से पिछड़ रहे हों, लेकिन वो वापसी कर सकते हैं। इसके बावजूद ट्रंप कोर्ट जाने की बात भी कह रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ट्रंप को टक्कर देने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जो बाइडेन अब तक के नतीजों से काफी खुश हैं। उन्हें यकीन है कि वही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। जो बाइडेन ने अपने सपोर्टर्स को थैंक यू भी कह दिया, उनकी बात भी सुन लीजिए। But we're feeling good. We're feeling good about where we are. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you, thank you, thank you. इलेक्शन बहुत कांटे का है। अभी 87 सीटों का फैसला होना बाकी है। 87 वोट इलेक्टोरल कॉलेज के। जो बाइडेन को जीत के लिए 32 वोट चाहिए, जबकि ट्रंप को 57 वोट चाहिए। लेकिन दोनों ही लीडर्स ने जिस तरह से अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए हैं, उससे अमेरिकन पॉलिटिक्स के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी हैरान हैं। हालांकि अमेरिका की सियासत दरकने वाले ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात क्यों की।
So the president said that राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि वो किस आधार पर इसे चुनौती देने की बात कर रहे हैं। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप इस मामले में किन मुद्दों को उठाना चाहते हैं। ट्रंप ने ये तो कह दिया कि वो इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, लेकिन ये साफ नहीं है कि इसका मतलब क्या है। आप जानते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट की जरूरत होती है, और इस वक्त तो न ट्रंप के पास और न ही बाइडेन के पास 270 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं जिनके दम पर वो जीत का ऐलान कर सके। अभी कई महत्वपूर्ण स्टेट्स के रिजल्ट आने हैं, जिनमें पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन शामिल हैं, इसलिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। तो बड़े बड़े एक्सपर्ट भी कंफ्यूज्ड हैं। ट्रंप और बाइडेन अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के लोगों को माहौल खराब होने का डर है, हिंसा की आशंका है। जिसकी हार हुई उसके सपोर्टर्स दंगा फसाद कर सकते हैं, और जो जीतेगा उसके सपोर्टर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उत्पात मचा सकते हैं। और ये आशंका निराधार नहीं है, बेसलेस नहीं है, इसके संकेत मिले हैं। काउंटिंग के दौरान एक मौका ऐसा आया जब ट्रंप ने बाइडेन के खिलाफ बढ़त बना ली थी। यह खबर सुनते ही ट्रंप के विरोधी सड़क पर उतर गए और ब्लैक लाइव्स मैटर्स ये बैनर लिए हुए ये लोग ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्च करने लगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं अमेरिका के सिएटल शहर की है। मई में जब जॉर्ज फ्लॉयड नाम के ब्लैक अमेरिकी की मौत के बाद हिंसा हुई थी, उस वक्त सिएटल उन शहरों में था जहां हिंसा, आगजनी, लूटपाट की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई थी। कल रात भी यहां का माहौल टेंस था। जैसे ही ट्रंप की बढ़त की खबर चली, हजारों लोग सड़क पर आ गए। ब्लैक लाइव्स मैटर्स के नाम के संगठन के लोगों ने सिर्फ सिएटल में नहीं, अमेरिका के दूसरे शहरों में भी ट्रंप की जीत से पहले ही विरोध शुरू कर दिया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये व्हाइट हाउस के बाहर की है। यहां भी जो बाइडेन के सैकड़ों समर्थक जमा हो गए हैं और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने पहले ही व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी है, व्हाइट हाउस की फेंसिंग कर दी गई है, नेशनल गार्ड्स को सिक्योरिटी में तैनात कर दिया गया। ट्रंप के सपोर्टर्स भी व्हाइट हाउस के बाहर जमा होने लगे हैं। ये लोग जो बाइडेन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल इनकी संख्या कम है, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा के सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ट्रंप और बाइडेन के समर्थकों के बीच सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान खड़े हैं। ट्रंप के समर्थन में और बाइडेन के खिलाफ इसी तरह की रैलियां अमेरिका के कई दूसरे शहरों में भी हुई। सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, टेंशन है, तनाव है, और रिजल्ट्स में जितनी देर होगी ये टेंशन उतनी ही बढ़ेगी, हिंसा का डर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव भले ही अमेरिका में हो रहा हो, लेकिन इस पर नजर पूरी दुनिया की है, क्योंकि अमेरिकी पावर का, वहां के इक्वेशंस का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अमेरिका में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, इसका कितना असर होता है, यह आज दुनिया के कई देशों की करेंसी की और कीमतों पर हुए उतार चढ़ाव से पता चला। आज जैसी खबर आई कि टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे बड़े स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिली है, वैसे ही डॉलर के मुकाबले चाइनीज करेंसी युआन की कीमत गिर गई। डॉलर के मुकाबले युआन की कीमत करीब 1.5% गिरी, और यह फरवरी 2018 के बाद युआन की सबसे बड़ी गिरावट है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। ट्रंप कई बार खुलकर कह चुके हैं कि चीन को सबक सिखाना होगा। वैसे ही चीन ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, रशिया, टर्की और कुछ इस्लामिक कंट्रीज में भी अपने अपने हितों और अपने अपने खतरों की आशंका से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मैं जानता था कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में टक्कर बहुत करीबी रहेगी। ट्रंप ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, उससे मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। जब ट्रंप बिजनेसमैन थे तब भी वो छोटी छोटी बातों पर कोर्ट जाते थे। अमेरिका के लिए अगले 2-3 हफ्ते बहुत अहम साबित होने जा रहे हैं। उम्मीद है लोग चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा करेंगे, लेकिन अभी ये लग रहा है कि हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं।
ये सब काफी दुखी करने वाला है। बहुत कड़ा मुकाबला हो रहा है। मुझे लगता है जैसा साल 2000 में हुआ था, इस बार भी वैसा ही होने जा रहा है। अमेरिकी लोगों के बीच जो दरार दिख रही है वो और गहरी होगी। मैं चाहता था कि बाइडेन जीते, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। मुझे लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का मामला एक हफ्ते तक खींचेगा। आपने सुना कि लोग कह रहे हैं कि इस बार का अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कहीं 2000 साल जैसा ना हो जाए। सन 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्शन रिजल्ट का ऐलान करने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगा था। जब जॉर्ज बुश जूनियर और अल गोर के बीच मुकाबला था, वोटिंग 7 नवंबर को हुई थी, लेकिन रिजल्ट का ऐलान 12 दिसंबर को किया गया। यानी पूरे 35 दिन बाद काउंटिंग, रिकाउंटिंग और उसके बाद फिर रिकाउंटिंग होती रही। काउंटिंग का केस लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के बीच जाता रहा। तब विवाद फ्लोरिडा की काउंटिंग को लेकर था, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फ्लोरिडा बड़ा स्टेट है, वहां 29 इलेक्टोरल कॉलेज हैं। 1 महीने के बाद जब फ्लोरिडा की काउंटिंग खत्म हुई तो जॉर्ज बुश को विनर घोषित किया गया। 538 इलेक्टोरल कॉलेज में से जॉर्ज बुश को 271 और अल गोर को 266 वोट मिले, जबकि 1 वोट एब्सेंटी था। हालांकि तब पॉपुलर वोट में अल गोर को 1% की बढ़त मिली थी। ये बढ़त मामूली थी, लेकिन जॉर्ज बुश को अल गोर से 5 इलेक्टोरल कॉलेज वोट ज्यादा मिले और वो अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति बन गए। पिछले बार इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था। 2016 में मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बीच था। पॉपुलर वोट हिलरी को ज्यादा मिले, लेकिन अमेरिकन ने हिलरी क्लिंटन के पक्ष में वोट किया था, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के वोट ट्रंप को ज्यादा मिले और ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए। इस बार भी टक्कर कांटे की है, और कांटा निकलने में कितना वक्त लगेगा ये ट्रंप भी नहीं जानते। मुझे लगता है कि भले अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बताए, लेकिन पुरानी डेमोक्रेसी में वक्त के साथ बदलाव नहीं हुए। इसलिए आज कई तरह की खामियां नजर आने लगी हैं और इससे कंफ्यूजन होता है। कई बार जिसे जनता चाहती है वो हार जाता है, और जिसे कम वोट मिलते हैं, कम लोगों का सपोर्ट मिलता है, उसे पावर मिल जाती है। वो राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाता है। अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में कई कमियां हैं। पहली बात तो यह कि अमेरिका में चुनाव कराने के लिए कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। जैसे हमारे यहां इलेक्शन कमीशन है, वैसी कोई संस्था अमेरिका में नहीं है। दूसरी बात, पूरे अमेरिका में इलेक्शन के नियम एक जैसे नहीं है। 50 राज्य हैं, सब पे अपने अपने रूल्स हैं और सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। तीसरी बात, अमेरिका में अगर उम्मीदवार को जनता के फैसले पर भरोसा नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और कोर्ट फैसला करता है। यानी राष्ट्रपति बनाने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाती है, और सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसलिए जब कुछ दिन पहले ट्रंप ने अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया था, तो जो बाइडेन समेत तमाम लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। और अब जब ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, तो लोगों को अदालत पर भी सवाल उठाने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब यह कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिस पर अमेरिका के लोग भी पूरी तरह से यकीन कर सके। और इस वक्त हमारे देश में भी बिहार के असेंबली इलेक्शन की चर्चा है। बिहार में 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे और आखिरी फेज में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। आखिरी दौर के लिए कैंपेन पूरी तेजी पर है। हर पार्टी के नेता पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने आज ऐसी बात कह दी जिससे महागठबंधन के नेता परेशान हो गए। राहुल ने वोटिंग से पहले ही ईवीएम पर सवाल उठा दिए। असल में आज राहुल गांधी जब अररिया में पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, तो सामने भीड़ में से किसी ने पूछा, इस बार ईवीएम तो ठीक है? इस पर राहुल गांधी के मन का डर सामने आ गया। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, कहां ईवीएम? ईवीएम तो असल में एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन। राहुल गांधी बोल तो गए, लेकिन तुरंत उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने तुरंत करेक्ट किया, कहा ईवीएम भले ही एमवीएम हो, लेकिन इस बार महागठबंधन जीतेगा, क्योंकि नौजवानों के दिलों में गुस्सा है। आपको यहां सही दाम नहीं मिलता,
ईवीएम, उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। वो ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें, वो एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन। मगर इस बार बिहार में युवाओं में गुस्सा है, युवाओं के दिल में गुस्सा है। तो चाहे वो ईवीएम हो चाहे वो एमवीएम हो, गठबंधन जीतने जा रहा है। राहुल गांधी ये भूल गए कि अभी वोटिंग नहीं हुई है। वोटिंग से पहले ईवीएम पर सवाल उठाने का मतलब वोटिंग से पहले हार मानना समझा जाएगा। और अगर जीत गए तो फिर क्या कहेंगे? तब ईवीएम ठीक था। इसलिए उन्होंने आखिर में यह जोड़ा कि कुछ भी हो, महागठबंधन जीतेगा। आप कोई पूछे अगर ईवीएम एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन है, तो फिर महागठबंधन कैसे जीतेगा? हकीकत यह है कि कांग्रेस को हार की आशंका है, और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए हैं, कल ही वोटिंग हुई है, और दिग्विजय ने आज कह दिया कि ईवीएम को लेकर लोगों के मन में शंका तो है, कुछ मामले सामने भी आए हैं। एक बिहार का छपरा का एक वीडियो आया है कि बटन दबा रहे लालटेन को और निकल रहा है फूल में। इसी प्रकार से एक हरियाणा का वीडियो भी आया है जहां एक लड़के को पकड़ा जो एक मशीन को लेके पोलिंग बूथ के पास बैठा हुआ था और उसको 1000 रुपये दिया हुआ था कि तुम इस तरह से इस मशीन का उपयोग करो। उस मशीन को लोगों ने पकड़ के, उस लड़के को पकड़ के चुनाव आयोग के हवाले किया है। मैं तो आज से नहीं 2003 से इस मामले में कह रहा हूँ कि ये मशीन के मामले में हम बटन दबाते हैं लेकिन पता नहीं पड़ पाता वोट कहाँ गया, और इस पे कई आशंका है लोगों के मन में। आज पूरे विश्व में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ कई ईवीएम मशीन यूज नहीं होती है। अब जरा सोचिए, नतीजे आने से पहले कोई ये कहने लगे कि मैदानी गड़बड़ है, अंपायर भी बायस्ड है, रूल्स भी ठीक नहीं है, तो इसका मतलब यही होगा कि इल्ज़ाम लगाने वाले ने जंग से पहले हथियार डाल दिए हैं। दिग्विजय सिंह जिस तरह के वीडियोस का जिक्र कर रहे हैं, उस तरह का एक वीडियो मैंने भी देखा। इस वीडियो में एक व्यक्ति बटन लालटेन वाला दबाता है और लाइट बीजेपी की जलती है, यानी वोट आरजेडी को दिया गया बीजेपी को। लेकिन जरा ध्यान से देखें, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि शख्स उंगली से लालटेन के सामने वाले बटन को दबाने का सिर्फ दिखावा कर रहा है और बहुत चालाकी से अंगूठे से बीजेपी के सामने वाला बटन ही दबा रहा है, और वही लाइट चल रही है। यह वीडियो फेक था, गुमराह करने वाला था, इसकी जांच हो चुकी है। अब कांग्रेस को जो कहना हो वो कहे। लेकिन राहुल गांधी के आज के बयान से आरजेडी के नेता बहुत नाराज हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं और उन्हें जीत की पूरी उम्मीद है। तेजस्वी यादव हर वो दाव अपना रहे हैं जिससे लोगों पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो, बदलाव की आंधी दिखाई दे। तेजस्वी ने आज 15 रैलियां की। हर रैली में तेजस्वी ने भाषण तो छोटा सा दिया, लेकिन इस दौरान कैमरा अपनी तरफ नहीं रखा, कैमरा नारे लगाती हुई भीड़ की तरफ था। और तेजस्वी भीड़ से हर रैली में पूछते हैं एक मौका मिलेगा या नहीं। वो हर बार कहते हैं सबको साथ लेकर चलेंगे, पुरानी बातें भूलिए, नया बिहार बनाएंगे। बिहार में थर्ड फेज की वोटिंग के लिए तेजस्वी यादव भी लगातार जो कैंपेन कर रहे हैं। आज अररिया की रैली में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल की खामियां गिनाई और फिर अपने रोजगार के मुद्दे पर लौटाए। महंगाई बढ़ी है कि घटी है, गरीबी बढ़ी है कि घटी है, भूखमरी बढ़ी है कि घटी है। तो जो व्यक्ति 15 साल जिनको मौका मिला, 15 साल में भी कोई काम नहीं कर पाए नीतीश कुमार जी, तो अगला 5 साल भी कोई काम करने वाले नहीं। देखिए, हम मुद्दे की बात करेंगे। हम नौजवान हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत की बात होनी चाहिए।
लेकिन आप सब लोग तो मैं कहना चाहता हूँ, चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, पिछड़ी जाति के भाई हो, हमारे अति पिछड़ी जाति के भाई हो, दलित महादलित भाई हो या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव सबका हाथ पकड़ के आगे साथ चलते किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा। हम बस आपसे एक मौका मांगने आए। शक्ति की जनता एक मौका देगी कि नहीं देगी? तेजस्वी यादव ने ठाकुरगंज की रैली में नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला बोला। तेजस्वी ने डबल इंजन पर तीखा तंज कसा। आप सब लोगों से मित्रा कहना चाहते हैं कि आप 15 साल डबल इंजन की सरकार देख लिए। नीतीश जी आरएसएस और बीजेपी के गोद में खेलते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। राज्यसभा लोकसभा में क्या खेल खेलते हैं वो किसी से छुपा नहीं, हमको बताने की जरूरत नहीं, आप होशियार हो। लेकिन ठाकुरगंज की जनता एक मौका इस नौजवान को देगी कि नहीं देगी? दोनों हाथ ऊपर करके बताइएगा। जब देगी तो हम आपको बताना चाहते हैं, हमने ऐलान किया कि पहला कलम मुख्यमंत्री रहते अगर मेरा चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ तो आ रही है। तेजस्वी यादव ने माहौल भी बनाया है और इसका असर नीतीश कुमार पर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि नीतीश कुमार तेजस्वी के दावों को काउंटर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तेजस्वी इल्जाम लगाते हैं कि चाचा थक गए हैं, अब चाचा संभाल नहीं पा रहे, उन्हें आराम की जरूरत है। लेकिन नीतीश के जोश में कोई कमी नहीं आई। आज नीतीश कुमार ने 4 पब्लिक मीटिंग्स की और हर पब्लिक मीटिंग में लालू का जमाना याद कराया। नीतीश हर मीटिंग में कहते हैं कि कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, लेकिन बिहार के लोग जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से किश्ती किनारे तक लाए हैं, अब दोबारा मझधार में नहीं फंसाना है। बड़ी मेहनत से बिहार में क्राइम कम हुआ है, जंगल राज फिर वापस नहीं लाना है। अपराध पर नियंत्रण किया, हर साल केंद्र सरकार से जारी होता है हर राज्य का अपराध का आंकड़ा। अब बिहार का जो बुरा हाल था, शाम के बाद कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करते थे, आज वो स्थिति नहीं है। पहले दंगा फसाद कितना होता था, आज उस पर कितना नियंत्रण है। और अब अपराध के जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं सबसे हाल में, बिहार इतनी बड़ी आबादी का राज्य और अपराध के मामले में, क्राइम के मामले में बिहार देश में 23वें स्थान पर नीचे चला गया है। अब आप समझ लीजिए, कोई भी काम तो साहब जो भी काम करने का मौका मिला, कितना स्कूल बनाना, कितना हॉस्पिटल का सुधार करना, पहले कोई इलाज करवा पाते थे उस समय जो शासन में थे, आज न जाने कितनी बात कह देंगे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन याद रखिए, हम तो यही कहने आए हैं, पहले क्या हाल था और आज क्या हाल। बिहार में बीजेपी के नेता भी पूरा जोर लगा रहे हैं। आज जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ बिहार में थे, रैलियां की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम चंपारण में रैली की और नरकटियागंज में रोड शो किया और हर जगह नड्डा के निशाने पर तेजस्वी रहे। उन्होंने कहा कि जो नेता असेंबली में नहीं जाता लेकिन जनता की चिंता के दावे करता है, उस पर यकीन करना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ट्राइड और टेस्टेड है, इसलिए जंगल राज के युवराज को आराम और मेहनत करने वाले नीतीश बाबू को काम दीजिए। आपको मालूम है ना कि जंगल राज के युवराज विपक्ष के नेता थे। ये विधानसभा में एक दिन भी नहीं गए, विधानसभा एक दिन भी नहीं गए बजट में। संजय जी ठीक बोल रहा हूं, मैं रूडी जी ठीक बोल रहा हूं, एक दिन भी नहीं गए। मित्रों, ये विधानसभा में विपक्ष का नेता गायब होना ये व्यक्ति नहीं, ये बिहार की जनता के साथ धोखा है। इस बात को समझना चाहिए, इस बात को जानना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों को आराम दो और मेहनत करने वाले नीतीश बाबू को काम दो। उनको आराम दो, इनको काम दो, काम करने वाले को काम दो। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कैंपेन अलग ही पिच पर होता है।
वो हर सभा में कहते हैं कि मोदी पर यकीन करिए, मोदी का स्टाइल देखिए, मोदी का काम देखिए, मोदी से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है, जंगल राज वाले कहां ठहरेंगे। योगी ने आज कहा कि अगर बिहार में शाहीन बाग नहीं देखना है तो आरजेडी से दूरी जरूरी है। हर व्यक्ति जानता है पहले पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत के अंदर घुस करके आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे और आज पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। कांग्रेस और राजद के लोग आएंगे ना तो शाहीन बाग जैसे धर्मों के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता ही फैलाएंगे और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत का बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। आतंकवाद के सामने कोई समझौता नहीं, आतंकवाद के लिए कोई मान मनोबल नहीं। आतंकवाद जैसे मानेगा उसी भाषा में जवाब देकर के देश की जनता को सुरक्षा देंगे। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का है। बिहार के चुनावी माहौल पर दो बात मुझे आपसे कहनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में मामला एक तरफा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत टक्कर दिखाई दे रही है। तेजस्वी ने लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है, ये उनकी कामयाबी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि रैलियों में भीड़ जुटा लेना, जनता से नारे लगवा देना, ये जीत का इंडिकेटर नहीं होता। इसीलिए नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि महागठबंधन की रैलियों में भीड़ तो लोकसभा चुनाव के वक्त भी थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ। हालांकि नीतीश भी जानते हैं कि ऐसा हर बार नहीं होता जैसा लोकसभा के चुनाव में हुआ। इसीलिए नीतीश अब मेहनत कर रहे हैं। उनके पक्ष में बड़ी बात यह है कि नीतीश से बिहार के लोग भले ही थोड़े बहुत नाराज हों, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का भरोसा पहले से ज्यादा बढ़ा है। अब यह बात नीतीश को कितनी राहत देगी और तेजस्वी को कितनी भारी पड़ेगी, इसका फैसला 10 नवंबर को आएगा जब बिहार चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इतना कहूंगा कि बिहार के चुनाव में नरेंद्र मोदी एक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। जहां तक रैलियों में भीड़ की बात है तो मैं कहूंगा कि सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली में कोरोना का कहर फिर से टूटा है। पॉल्यूशन खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है और ऊपर से पावर कट। दिल्ली की इन मुश्किलों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले अब मैं आपको थोड़ा सावधान करना चाहता हूं। सावधान इसलिए कि कोरोना के मामले देश में फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 46,254 नए केस दर्ज किए गए हैं और सबसे ज्यादा फिक्र, सबसे ज्यादा चिंता दिल्ली के फिगर से है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 6,842 नए केसेस सामने आए हैं। यानी देश में कोरोना के नए मरीजों में हर 7वां मरीज दिल्ली का है। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से हालत काफी खराब हो गई है। हर रोज 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इसीलिए आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना की 3rd वेव आ गई है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केसेस में उछाल आया है। मैं समझता हूं कि ये 3rd वेव इसको हम कह सकते हैं, बिकॉज सितंबर एंड और अक्टूबर के बिगिनिंग में नीचे आने चालू हो गए थे, 3,000 के भी नीचे पहुंच गए थे केसेस। हम लगातार स्थिति के ऊपर नजर रखे हुए हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। हम लगातार स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी हम उठाएंगे। जो आईसीयू बेड्स की कमी है, हमने बीच में आईसीयू बेड्स बढ़ाए थे कोरोना के लिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली स्टे लगा दिया। आज हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उस स्टे को विकेट कराने के लिए, ताकि वो कमी दूर की जा सके। अभी फिलहाल बेड्स की कोई कमी नहीं है। अभी फिलहाल जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कोई कमी नहीं है। केवल कुछ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर आईसीयू बेड्स विद वेंटिलेटर्स की कुछ कमी नजर आ रही है। लेकिन हम 1-2 दिन के अंदर इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये स्टे वेकेट हो जाएगा तो ये कमी भी दूर हो जाएगी।
ये बात सही है कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड्स कम पड़ रहे हैं। अब सवाल है कि दिल्ली में कोरोना के वापस फैलने की वजह क्या है। एक ही वजह है लापरवाही, और इसके सबूत मैं आपको दिखाता हूं। मैंने अपने रिपोर्टर्स को दिल्ली के मार्केट्स में भेजा। बाजारों के जो हाल दिखाई दिए उसकी तस्वीरें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। लग ही नहीं रहा कि कहीं कोरोना का कोई डर है, कोई खौफ है। जब सरकार सावधान रहने की अपील कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जनता से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रहे हैं, इसके बाद भी दिल्ली वाले पूरी तरह बेपरवाह होकर बाजारों में घूम रहे हैं। चांदनी चौक, गांधीनगर मार्केट, खारी बावली, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, ये सारे ऐसे मार्केट हैं जहां पर जबरदस्त भीड़ है। गांधीनगर मार्केट कपड़ों का होलसेल मार्केट है। त्योहारों का वक्त है, फेस्टिव सीजन है, इसलिए गांधीनगर में ग्राहकों की भीड़ जबरदस्त है। लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में उमड़ पड़े हैं। हमारे संवाददाता अभय पाराशर जब गांधीनगर मार्केट पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर ऐसा लगा जैसे खरीदारी के बीच लोग कोरोना को लेकर बताई गई एहतियात भूल गए हैं। इस वक्त तो मौजूद हैं गांधीनगर मार्केट में और यहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि दिवाली जो है उसका सीज़न है, त्योहारों का सीज़न है, ऐसे में लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात है, कोरोना का लेके जो गाइडलाइंस होनी चाहिए उसको कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के आप सामने देख सकते हैं, उनसे बात भी करेंगे। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? लगा हुआ तो है। ये बताइए मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ आपने? जी लगाए। कोरोना चल रहा है, आपको पता है? देखिए इस तरीके की तस्वीरें हैं। आपका क्या नाम है? आमिर। मास्क क्यों नहीं लगाया ढंग से? ये लो। आप ये बताइए, आप भी शॉपिंग करके आ रहे हैं सर? हाँ। अभी आप आ रहे हैं, आपको पता है कोरोना चल रहा है, अभी आपने मास्क लगाया, पहले क्यों नहीं लगाया था ढंग से? सांस की प्रॉब्लम है, मुझे ज्यादा सांस नहीं आती। ठीक है ना? आप कहाँ से आ रहे हो? शॉपिंग करके आ रहे हो, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? और भी लोग हैं। सर आप भी शॉपिंग करके आ रहे हैं? हाँ जी सर। सर मास्क क्यों नहीं लगा रखा आप लोगों ने? सर अभी उतारा। आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? सर अभी लगाया सर। भाई साहब ये मास्क किस तरीके से पहना जाता है? मास्क क्यों नहीं पहन रहे आप? और कैसे पहने सर? सर मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क नहीं पहने। देखिए बेहद ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। लोग समझ नहीं रहे हैं वो कि कितना बड़ा खतरा वो लोग मोल रहे हैं। मास्क लगाने और लटकाने में कितना फर्क है ये आप लोगों की बात सुनकर पता चलता है। मैं आपको दिल्ली की एक और मार्केट की तस्वीरें दिखाता हूं। सरोजनी नगर मार्केट में भी हर तरफ लोग लापरवाही के साथ घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, मास्क सिर्फ टांगे हुए हैं, दिखाने के लिए है। यहां पर हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे की रिपोर्ट आप देखिए, आपको अंदाजा होगा कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार जो बढ़ी है उसकी वजह लापरवाही है और कुछ नहीं। त्योहारी सीजन चल रहा है और सड़कों और बाजारों पर काफी ज्यादा भीड़ नजर आने लगी है। आप लोग बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस वक्त में दिल्ली के सबसे फेमस मार्केट सरोजनी नगर मार्केट पे लोग दिवाली की शॉपिंग के लिए जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे वो बेहद हैरान करने वाली है। दरअसल इसलिए क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो नहीं किया जा रहा है। किसी के चेहरे पर मास्क है, किसी के चेहरे पर नहीं है। फिलहाल जिस तरह से कहा जा रहा है कि चेहरे पर मास्क जरूरी और साथ ही उसके साथ 2 गज की दूरी भी जरूरी है, लेकिन वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो साफ तौर पर ये हम कह सकते हैं कि लोगों के मन से कहीं ना कहीं डर जरूर चला गया है। आप लोग मास्क लगा कर क्यों नहीं चल रहे? ये चीजें क्या बार बार याद दिलाने की जरूरत है किसी को? सॉरी, लोग मास्क लगा कर क्यों नहीं चल रहे? अरे भैया ये नहीं, ये तो अभी आप लगा रही हैं, क्या आप लोगों को डर नहीं है? हाँ, जूते लगे सामान। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ दिल्ली वालों से, खास तौर पर मास्क लगाइए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना का संकट बहुत खतरनाक है। ज़्यादा केसेस बढ़ गए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा
और इसमें आपका, आपके परिवार का नुकसान होगा। और दिल्ली में तो मास्क लगाने का डबल फायदा है। यहां पर पोल्यूशन खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दिल्ली की हवा खराब है। मास्क लगाएंगे तो उसमें भी फायदा होगा। आज दिल्ली के आसमान को स्मॉग यानी धुएं, धुंध की चादर ने ढका हुआ था। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की क्वालिटी नापने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब के लेवल पर पहुंच गया है। दिल्ली में आज AQI 343 रिकॉर्ड किया गया। एक्सपर्ट का कहना है कि पोल्यूशन कोरोना को और बढ़ाएगा। पोल्यूशन के कारण कोरोना और घातक हो जाएगा। और मुश्किल यह कि दिल्ली की सिर्फ हवा खराब नहीं हुई, पानी में जहर मिल रहा है। यमुना में पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया कि नदी में पानी दिखाई नहीं देता, सिर्फ सफेद झाग दिखाई दे रहे हैं। यानी दिल्ली की हवा में जहर और पानी में भी। सुबह तो प्रॉब्लम होती है, जब जमुना से निकल के आती है तो कई बार मुंह में भी टेस्ट आता है, जैसे धुएं का मुंह, सांस लेने में घबराहट होती है एकदम। और पॉल्यूशन तो है ही सवेरे इतना ज़्यादा है कि धुंध सी, जैसे मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो भाप सी बन जाती है और सांस लेने में दिक्कत आती है। अब हम जमुना पार से आते हैं, जमुना के किनारे कई लोगों ने तार जलाते हैं, कोई कपड़ा जला लें, उसका इतना धुआं हो जाता है। कई लोग रात को टायर ही जला देते हैं। बस सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और आंखों में जलन सी होती है। दिक्कत तो हो रही है क्योंकि हम लोग सुबह रोज मॉर्निंग वॉक जो भी करते हैं तो उनको अब सांस लेने में जैसे सफोकेशन हो रहा है, ऊपर से मास्क भी पहनना पड़ता है तो दिक्कत आती है सांस लेने में। बहुत बुरा हाल है जी। अभी हमें जमुना जी के पास ही खड़े, पूरी पॉल्यूशन इतना बुरा हाल है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बीच में लॉकडाउन के टाइम में तो कुछ हद तक पूरा आसमान, हर चीज़ जमुना पूरी साफ थी, लेकिन अभी कुछ चंद महीनों को मतलब लॉकडाउन खुलते ही बहुत बुरा हाल है। पूरा जमुना जी पूरी गंदगी से घिरी पड़ी है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम देख रहे हैं लोग बाग दुनिया भर का वो चाहे धूप अगरबत्ती के पैकेट है, फूल मालाएं वो इसमें डाल रही हैं, जो कि जमुना जी को बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। आम लोगों की परेशानी तो है, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक इससे बचाव नहीं है। आम लोग न तो पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, न पानी में जो जहर है उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली वाले इतना तो कर सकते हैं कि मास्क लगाएं। उनके पास मास्क है भी, लटकाएं नहीं, लगाएं, क्योंकि मास्क उन्हें कोरोना से बचाएगा और पॉल्यूशन से भी बचाएगा। इसलिए एक बार फिर मेरी अपील है, इस बार त्योहार जोश से मनाएं लेकिन सादगी से मनाएं। बाजार जरूरत हो तभी जाएं, खरीदारी ऑनलाइन कर लें, लेकिन मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि आपके लिए आने वाले त्योहार शुभ हों, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में आकर थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ। कैप्टन साहब को पता लगा कि दिल्ली की हवा कितनी जहरीली हो गई है। पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जा रही है उससे दिल्ली वालों को कितनी तकलीफ हो रही है। हालांकि अमरिंदर सिंह पॉल्यूशन का जायजा लेने दिल्ली नहीं आए थे, मकसद सियासी था। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के लिए बनाए गए केंद्र सरकार के 3 कानूनों का विरोध करने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अपने मंत्रियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर पर धरना दिया। कैप्टन ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों को 2 तरफ से मार रही है। एक तो ऐसे कानून बना दिए जिससे किसान परेशान है, अब पंजाब में पावर प्लांट भी बंद हो गए जिससे किसानों को बिजली नहीं मिल रही और बुआई पर इसका असर पड़ेगा। कैप्टन का कहना है कि केंद्र सरकार ने हमारी ट्रेनों और मालगाड़ियों को रोक दिया है। कोयले की सप्लाई न होने से पंजाब के सभी पावर प्लांट आज बंद हैं। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह तो बता दिया कि ट्रेन बंद है, लेकिन यह इसलिए नहीं बताया कि उनकी पोल खुल जाती। पंजाब में ट्रेन इसलिए बंद करनी पड़ी क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए ट्रेन की पटरियों पर धरने दिए और ट्रेन का चलना दूभर कर दिया। एक अच्छी खबर कर्नाटक से आई है, ये आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का कितना असर हो रहा है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। एक शख्स ने सड़क पर कचरा फेंका और निकल गया,
लेकिन इसके बाद उसे 80 किलोमीटर दूर से वापस आकर फिर से सड़क पर फेंका गया कचरा उठाना पड़ा। और ये काम पुलिस ने नहीं करवाया, आम जनता ने करवाया। कचरा उठाने वाले को सबक सिखाया। हुआ ये कि कर्नाटक के कोडगु में लोग अपने इलाके को साफ सुथरा रखने के अभियान में लगे थे। एक दिन लोगों ने देखा कि सड़क पर पिज्जा के खाली पैकेट पड़े हैं। पैकेट्स में जो बिल था उस पर एक फोन नंबर था। फोन नंबर उसी शख्स का था जिसने पिज्जा खाकर पैकेट सड़क पर फेंक दिए थे। तो उस नंबर पर फोन किया तो उस शख्स ने कहा कि मैं तो लोकेशन से 80 किलोमीटर दूर आ गया हूं, वापस नहीं आ सकता। तो लोगों ने पुलिस से फोन करवाया। पुलिस को भी वही जवाब मिला, 80 किलोमीटर दूर हूं, अब वापस कैसे आऊं। तो फिर इस लड़के का नंबर सोशल मीडिया पर लोगों से शेयर कर लिया, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। सब लोग फोन कर करके उस लड़के से पिज्जा का पैकेट उठाने को कहने लगे। लड़का थक हार कर वापस आया, सड़क पड़ा पैकेट उठाया और सबसे माफी मांगी। अगर ऐसा ही अभियान पूरे देश में चले, जगह जगह चले, तो वाकई में हम इस देश को स्वच्छ भारत बना पाएंगे। अब वक्त है आज की स्पेशल रिपोर्ट का। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। अब रिजल्ट्स में ट्विस्ट आ सकता है। काउंटिंग को लेकर ट्रंप का क्या कहना है,